अध्याय 30। सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वो गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारस में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब दिन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1206 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। इसके साथ ही आइए देख लेते हैं इल्तुतमिश के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। पहली काम कि कुतुब मीनार का निर्माण को इसने पूरा कराया। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जैसे चांदी का टंका और तांबा का जीकर। इक्का प्रणाली चलाई और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो कि तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया। पांचवा, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश लाहौर के लाहौर से जो है राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुन्हा के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की सॉरी प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वो एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर एवं पुरुषों की तरह चोंगा यानी कि काबा एवं कुल्लाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर ए अखुर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन
महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबत के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक एक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज यानी कि फारसी साल का पहला दिन उत्सव को जो है प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो एवं आमिर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक सम, समुद्दीन तैमूर था। मंगोलों के बारे में कुछ अगर हम फैक्ट बात करें तो मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वो एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी। उनका मुख्य पेशा घोड़ों एवं अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उसमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि वो माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न प्रकार के कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खान का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा जाता है। उसका पिता येसुगाई बहादुर था। नेक्स्ट खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में अमीर सॉरी उसके भतीजा एवं दमाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर यानी कि प्रयाग में कर दी। तो कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी थी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद यानी कि नकद वेतन देने एवं अस्थाई सेना रखने की जो है नींव डाली। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया यानी कि आधा। इसने खम्स यानी कि लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला एवं हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने किया। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर ए सानी उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूत को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शाह ए सहना ए मंडी यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक तेल अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का की जो है
व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिली। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता और फुतूह फुतूहस लातीन ईसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी कि सेंसर एवं नजीर यानी कि नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार इस प्रकार है। दीवान ए रियासत, ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। साहना ए मंडी का बात करें तो प्रत्येक बाजार में बाजार का एक अधीक्षक होता था। फरीद का बात करें तो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुन्हियान व गुप्तचर जो है वो गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था एवं दूसरा है गढ़ी कर यानी कि घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में और चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग एवं तारताक के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद की। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी एवं स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी यासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई।
गयासुद्दीन के बाद उलूग खान यानी कि जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए आमिर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की एवं इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में दो पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में, दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से एवं पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक को कासा यानी कि फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टाका के बराबर था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। पहला, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ये 1326 से 1327 ईस्वी के साल में किया गया था। राजधानी परिवर्तन, ये 1326 से 27 के बीच में हुआ था। और दूसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये 1329 से 30 के साल में हुआ था। और चौथा है खुरासान एवं कराचिल अभियान। अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना दूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन यानी कि आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथनानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी बिरहनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु का 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय खट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वो सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं बहराइच में मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम आमिर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत
फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, फराज यानी कि लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके दरबार में खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। फिरोज तुगलक यानी कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की भी स्थापना की। सल्तनकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीबन 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफ्रीका को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं सिक्के के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक मलिकुस मलिस सॉरी मलिकुस मलिकुसर सर्क मलिकुसर सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। एक बार फिर से बता दूं कि नसीरुद्दीन के समय में ही मलिकुसर सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब हम बात करेंगे सैयद वंश का। 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। खिज्र का तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारक शाह की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीबन 37 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट है और अंतिम है लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वो 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया और वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन उस इसका पुत्र इब्राहिम इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतया दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। याद रखिएगा कि दिल्ली की ऊंट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वो मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय शासन का मुखिया सुल्तान था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पे था लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों खानों अमीरों मलिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री और उससे संबंधित विभाग, तो वजीर जो था वो प्रधानमंत्री था। राजस्व विभाग का प्रमुख था ये। मुशर्रिफ ए मुमालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। इसको हम लोग महालेखाकार समझ सकते हैं। मजमू आदर का बात करें तो ये उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खाजिन जो है वो कोषाध्यक्ष था। आरिज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज एवं सैन्य विभाग का जो है प्रमुख था। शूद्र उस सुदूर का बात करें तो ये धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात का बात करें तो ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। और दीवान ए खैरात दान विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था। विभाग और बनाने वाले सुल्तान का बात करें तो दीवान ए मुस्तखराज यानी कि वित्त विभाग ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने शुरू किया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह ने, और दीवान ए खैरात भी फिरोज शाह ने, और दीवान ए इस्तिहाक भी फिरोज शाह ने ही शुरू किया था। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों एवं धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। ये न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए
दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। ये विभाग नहरों एवं सार्वजनिक भवनों के का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को सिक्कों यानी कि जिलों में विभाजित किया जाता था, जहाँ प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैन्य अधिकारी था। राजस्व व्यवस्था का बात करें तो उस्र जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात मुसलमानों पर जो है धार्मिक कर था, जो कि संपत्ति का 40वां हिस्सा था। और जजिया जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। खम्स का बात करें तो ये लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं के लिए जो है रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमील परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखभाल या देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी कि छोटे जमींदार एवं मुकद्दम यानी कि मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थाई सेना को जो है खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था के आधार पर बनाया गया था। 10 अश्वारोही की जगह एक सर एक खेल, 10 सर एक खेल बराबर एक सिपह सलार, 10 सिपह सलार के बराबर एक अमीर, 10 अमीर के बराबर एक मलिक और 10 मलिक के बराबर एक खान हुआ करता था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगवाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के निर्माण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत में सल्तनत काल मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबा के दिरहम पर आधारित था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं स्थान और उसके प्रसिद्धि के कारण। तो सरस्वती जो है वो अच्छी किस्म के चावल के लिए फेमस था। आन्हीवाड़ा का बात करें तो व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में फेमस था। और सतगांव जो है रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए फेमस था। धन्यवाद।